नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत और मेरे साथ हैं अरिंदम साहब, हार्टलैंड आरी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा गाइस, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इनके चैनल को भी। ही इज गॉट अ स्मॉल लिटिल चैनल वेयर ही पुट्स आउट अ वीडियो वीक, आई थिंक राइट नाउ। Yeah, once a week. वंस अ वीक ही इज पुटिंग आउट सम वीडियोस, जियोपॉलिटिकल वीडियोस। एक दो देखे मैंने, वेरी इंटरेस्टिंग। तो प्लीज हेल्प हिम Thank आउट you. एज वेल। देखिए, राष्ट्रवादियों को आपको सपोर्ट करना है, इस चैनल को भी सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम बात करेंगे यार, ट्रम्प साहब ने बड़ा जबरदस्त सा एक बम का गोला फेंका है। एंड वी विल फोकस आवरसेल्व्स टू द वेस्ट एशियन रीजन। नाउ वेस्ट एशिया, जो लोग नहीं समझ पा रहे, मिडल ईस्ट रीजन। यहाँ पर तीन चार चीजें हैं एंड आई जस्ट टेक 10 सेकंड्स। एक इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है, ईरान का क्वेश्चन है, एंड अभी जो रिसेंटली ट्रम्प ने एक डिस्कशन में डाला है, गाजा एंड वेस्ट बैंक। यहाँ पर क्या होने वाला है, एंड इसके अंदर भारत का ऑफ कोर्स आईमैक और बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में बात करते हैं। तो अरिंदम जी यार, फर्स्ट ट्रम्प इज सेइंग भाई गाजा और इनको खाली करो, बंदे कहीं और जाओ, जो करना है करो, गायब हो जाओ यहाँ से। एंड द अरब लीग इज कम आउट एंड सेड नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। स्टेटमेंट डाल दिया उन्होंने पब्लिकली ऑलरेडी। सो व्हाट्स हैपनिंग हियर? अभी ये क्या नेगोशिएशन शुरू हो गई है? Adi, namaskar and namaskar to your viewers, and good to be back after a long time. डोनाल्ड ट्रंप का एक जो चीज है ना, he thinks he is a very he thinks he is a master of negotiation, and to a large extent उसको ये क्रेडिट जाना चाहिए। लेकिन उसको अगर आप फॉलो करोगे, then you would see there is a certain pattern in the way he negotiates. He first goes and he makes an outrageous demand. He goes and he does something which is very outrageous that is supposed to unnerve the kind of the person who's sitting across next to him, and that is how he opens his gambit. उसको पता है कि ये वो करने से जो बढ़ा चढ़ा के कुछ बोलेंगे, then finally it'll come to somewhere which was realistically my expectation, and so the person sitting in front of me wouldn't know, and thus I would have gotten my part of the bargain. Is it the best way to negotiate? Not necessarily, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप का तरीका है ये करने का। जहां तक गाजा का सवाल है, गाजा का देखो, कुछ ही वीक पहले अल जजीरा ने एक न्यूज रिपोर्ट निकाला था कि देयर आर इजरायली प्रॉपर्टी डेवलपर्स दोज हु हैव स्टार्टेड एडवर्टाइजिंग फॉर बीच फ्रंट प्रॉपर्टी इन गाजा। वो मैंने भी अपना वो मेरा जो वीकली अपडेट था उसमें कवर किया था। गाजा का ये जो बात है ना, गाजा का बात इज अबाउट थ्री थिंग्स। तीसरा जो चीज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, विच इज ऑफशोर गैस। उसको लेके नहीं बात करें, बिकॉज लेवांत गैसी बेसिन में बहुत सारा गैस है, एंड गाजा कुछ खास करके अलग इस एरिया में कुछ स्पेशल नहीं है। तो that leaves two things behind. One is real estate, which is what Al Jazeera has blamed Israeli developers carrying out advertisement for. रियल एस्टेट में तो आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप का बहुत पहले से ही इज अ रियल एस्टेट गाय, राइट? सो आई मीन, whether he understands politics or not, whether he understands international relationship or not, एक चीज तो पता है कि उसको रियल एस्टेट बहुत अच्छी तरह से पता है। सो ट्रम्प्स इंटरेस्ट पर्सनली कुड बी बिकॉज ऑफ द रियल एस्टेट फैक्ट। और दूसरा जो रहता है गाजा में, दैट इशू इज द प्रपोज बेन गुरियन चैनल। एंड इसमें डोनाल्ड ट्रंप एंड नेतन्याहू वुड बोथ सी कन्वर्जेंस एज फार एज देयर क्या बोलते हैं, एज फार एज देयर प्रायोरिटीज आर कंसर्न। बिकॉज कोशिश तो यही है बहुत साल से, आई थिंक 1956-57 जब से ये सुएज का नेशनलाइजेशन हुआ था, उसके बाद से इजिप्ट ने अपना मनमानी किया है। दे क्लोज डाउन सुएज कनाल, कभी इसराइल को एक्सेस नहीं दिया, कभी यूरोप को एक्सेस नहीं दिया, कभी फीस बढ़ा दिया, कभी टैरिफ्स बढ़ा दिए। तो सुएज कनाल लेके वेस्ट का एक प्रॉब्लम है, एंड बिकॉज सुएज कनाल इज द कनेक्टर बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, तो वो तो रहेगा ही। एंड इफ बेन गुरियन चैनल एक्चुअली कम्स इनटू, I mean, if it comes to, if somebody breathes life into Ben Gurion channel, तो बेन गुरियन चैनल का जो आश्केलॉन का जो पोर्ट था, एंट्री पोर्ट था इनिशियली, वो तो बहुत पहले मतलब थियोरेटिकली मूव होके गाजा में आ गया है।
So yes, there could be one reason behind that. The second reason why Trump is asking Gaza for a quick Gaza cleanup, और इसने तुमने ये भी बताया ना कि उसने बोला है कि जरूरत होने से हम खुद आ जाएंगे, we'll send American help if you need cleaning up Gaza. तो हो सकता है is getting a little impatient for these two. Now, as far as the response of Middle East is concerned, I can understand, Adi, because Palestinians को लेके ना किसी का experience अच्छा नहीं रहा है. The Jordanians have suffered. They have like they've got their fingers burnt. लेबनन का भी तुम देखो, डायरेक्ट पैलेस्टीनियन ना सही, लेकिन पैलेस्टीनियन का जो सपोर्टर्स है हिजबुल्लाह, वो आके वहां बैठ के लेबनन का पूरा पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो मतलब चेंज कर दिए है. So, okay, it's not directly Palestinians, but it's somebody who is supporting Palestinians, acting as a conduit for Palestinian support and Palestinian resistance or whatever you call that. वो आके तुम्हारा कंट्री का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो, पॉलिटिकल इक्वेशन पूरा अपेंड कर देता है. इजिप्ट हैज सफर्ड बिकॉज ऑफ गाजा, बिकॉज ऑफ पैलेस्टीनियंस. सऊदी अरेबिया का भी एक्सपीरियंस खराब रहा है. तो आई एम एब्सोल्युटली, आई कैन से, मैं समझ सकता हूँ कि why Saudi Arabia etc saying कि यूनाइटेड स्टेट्स को कि यार गाजा को जो रिफ्यूजी है उसको हम नहीं ले सकते हैं. सो या आई डोंट नो वेयर नाउ गोइंग बैक तो जो पहला वाला मेरा पॉइंट है कि डोनाल्ड ट्रंप बीइंग द नेगोशिएटर दैट ही इज, शायद डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम है कि ये सऊदी अरब का बोलो या जॉर्डन का बोलो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, तो वो लोग ना बोलेंगे. तो एक तरह से उसका वन प्रायोरिटी इज गाजा को खाली करना, दूसरी प्रायोरिटी है मिडिल ईस्ट क्या बोलता है उसका रिस्पॉन्स लेना. लेके आई एम श्योर ही इज गोइंग टू फाइंड आउट अ मिडिल पाथ जिसमें सऊदी अरब और जॉर्डन एटसेट्रा को भी लगे कि चलो यार इतना भी मतलब खराब नहीं है जो सिचुएशन पहले बोल रहा था डोनाल्ड ट्रंप. व्हाटएवर प्रपोजल ही केम अप फर्स्ट, ये सेकंड वाला प्रपोजल उससे अच्छा है. डोनाल्ड ट्रंप को भी लगेगा कि नेगोशिएशन टेबल पे आउट ऑफ द डील यूज करके मैं जीत गया. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ कि डोनाल्ड ट्रंप खुद आ रहा है गाजा को क्लीन करने के लिए, और मिडिल ईस्ट तुम लोग को गाजा को जो भी जितना भी रिफ्यूजी है उनको लेना ही लेना है, और ये बोल रहे हैं हम लोग नहीं ले पाएंगे. आई सी समथिंग ऑफ अ मिडिल ग्राउंड बीइंग अचीव्ड रियलिस्टिकली एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ओपनिंग बाय डोनाल्ड ट्रंप. नहीं, इंटरेस्टिंग है आप जो बोल रहे हो. दिस इज अ आई थिंक इट्स अ नेगोशिएशन टैक्टिक. पहला पहला स्टेप उसने लिया है एंड दे हैव आल्सो काइंड ऑफ फायर्ड बैक एंड स्टफ लाइक दैट. बट जैरेड कुशनर, उसके जो इंटरव्यूज अगर आप देखोगे 4-5 महीने पहले, he had already spoken about this कि गाजा को खाली करना चाहिए because it's not a livable land and this and that, it needs to be redeveloped, and ये चीजें उसने पहले बोली हुई हैं. So it's not something which is I kind of had this in my mind, but I said Jared Kushner बोल रहा है, ठीक है, कुछ इधर उधर बोल रहा होगा, but Trump has come out and said the same thing. Then I realized कि Jared Kushner has quite a bit of say with regards to Trump's Middle East policy, क्योंकि उसने ही वो अब्राहम अकॉर्ड्स भी साइन किया था. Now, यहाँ पर सऊदी अरेबिया के बारे में बताओ यार, because सऊदी अरेबिया has done some interesting steps. One, he said $600 billion का मैं आपसे इन्वेस्टमेंट करूंगा. इन्वेस्टमेंट क्या, हथियार लेगा, ठीक है, F-22 या F-35 या कुछ ले लेगा उससे. वहां F-22 तो देगा नहीं, बट 35 दे देगा, कुछ और पेट्रियट ये वो, he will buy some stuff from there. But and second move that he made was he said I don't want to join BRICS anymore. ठीक है, तो ये एक सऊदी अरेबिया का ओपन में स्टेटमेंट आया था which told you कि he is planning to bend back into the American fold. तो अगर सऊदी अरेबिया goes back to अमेरिका, ईरान का क्या आपको दिखता है कि भाई अभी what will Saudi want done with Iran? देखो it isn't Saudi Arabia's if I am speaking on from the point of view of Saudi Arabia ka there are 2 or 3 things that Saudi Arabia wants the most. Given the way Mohammed bin Salman is trying to rebuild his country into something else, which it was not till about 20 years or till about even 15 years ago, 15 years back, he's trying to build a liberalized and secular and kind of a new modern, postmodern Saudi Arabia. And Saudi Arabia, to a large extent, is a wonderfully safe country now these days. Okay. ये अगर वो चाहते हैं तो उसका सबसे पहला प्रायोरिटी आएगा मिडिल ईस्ट में. ही वुड वांट there's some kind of a peace and balance in the Middle East. मिडिल ईस्ट में पीस एंड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए he has got either he can Saudi Arabia, either he can go the Israel side, which is going to America's side, or he can take the side of Iran.
नाउ जहां तक ईरान का सवाल है, सम ट्विस्ट ऑफ फेट, बिकॉज इट वाज, ये जो मैं ईरान और इजराइल का जो दुश्मनी है ना, उसको मैं मानता हूं कि ये इनऑर्गेनिक दुश्मनी है ऑन द पार्ट ऑफ ईरान. You have a organic dushmani, you can have organic dushmani based on your territory, based on your history, your past hundreds and thousands of years of history, with someone जिसके साथ ना तुम्हारा कोई physical connect हो. That way, Iran का दुश्मनी with a Turkey is understandable, because Ottoman time से, उससे भी पहले से, Byzantine time से, उससे भी पहले से, Greek time से ईरान का जो पर्शिया था उसके साथ दुश्मनी रहा है. ईरान का जो दुश्मनी है सऊदी अरेबिया का साथ, आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज इट वाज इस्लाम दैट traveled from Arab region and that came to Persia and that destroyed the Persian civilization and they established something else. ईरान का जो थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तुर्की, ये ईस्ट तुर्किस्तान विच इज सेंट्रल एशिया से, आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स. लेकिन ईरान का इजराइल के साथ कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है. ईरान का इजराइल के साथ कोई ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स नहीं है. ईरान क्या किया, ईरान वो पैलेस्टीनियन को सपोर्ट करने के चक्कर में ईगो टसल में चले गए. सो ईरान हैज coming, why I am saying all of these things is Iran always has had that in that kind of a weakness in them कि ये इजराइल के साथ ये लोग जो पंगा ले रहे हैं इसका ऑर्गेनिक प्रॉब्लम नहीं है. एंड दैट if somebody analyzes it, if somebody like a Saudi Arabia sitting as a nation by the side analyzes this, तो इसका मतलब क्या है, मतलब if I were Saudi Arabia, मैं देख रहा हूँ ईरान जो यार इसके इजराइल के साथ कोई मतलब ऑर्गेनिक प्रॉब्लम नहीं है, खाली पीली का ये लड़ने का सोच रहा है, so that naturally in my mind, वो मेरे दिमाग में ईरान को एक डिसरप्टर ऑफ पीस बना देते हैं उस रीजन में, राइट, फ्रॉम सऊदी अरेबिया's perspective. Now that is one part. So in my mind, if I'm Saudi Arabia, in my mind, एक तो मेरा, I have a history and I have a legacy of association with Uncle Sam. I have a history legacy of association with United States and the West, 1950 से लेकर. In fact, it is because of the West जो मेरे को सऊदी अरेबिया मिला at the end of the First World War when they destroyed Ottoman Empire and gave me my kingdom. तो वेस्ट के साथ एक तरह से मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है. बीच में कुछ इधर उधर खराब हुआ था. Second thing is my entire economy is West dependent. My share market, my stock market, everything, my innovations, my arms, my ammunitions, my military support, my intelligence, everything is West dependent. दूसरी तरह से मैं देख रहा हूँ ये ईरान है जो कि एक तो मेरे साथ प्रॉब्लम ही है बिकॉज ऑफ दैट शिया सुन्नी इशू. ऊपर से मैं देख रहा हूँ कि एक ईरान है जो कि इजराइल के साथ पंगा लेके, क्या पैलेस्टीनियन लोग का इशू लेके, जिसको हमने 1960s में छोड़ दिया था इजराइल को कि भाई तुमको जो करना है करो, उसको ईरान लेके उसका ठेकेदार बन के कैरिंग ऑन एन इनऑर्गेनिक प्रॉब्लम विद इजराइल. तो ईरान इज द डिसरप्टर ऑफ पीस. So given a choice, Saudi Arabia normally would want to stick around with the West if that means stabilizing the region. क्या सऊदी अरेबिया ये करता अगर डोनाल्ड ट्रंप पावर पे नहीं आता? शायद नहीं. That is also another interesting point to ponder. If Joe Biden had his way and if Joe Biden went on appeasing Iran and if Joe Biden did things that he was going on doing, फिर मोहम्मद बिन सलमान शायद इतना असर्टिव नहीं होता यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के साथ रिलेशनशिप नॉर्मलाइज करने का और स्टेबलाइज करने का, which he is now. So yes, while to summarize, while Saudi Arabia has this proclivity कि यार वेस्ट के साथ अलाइन करने से ही अपना ये मिडिल ईस्ट में शांति रहेंगे, मिडिल ईस्ट स्टेबल रहेंगे, अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं आते तो इतना जल्दी शायद सऊदी अरेबिया अपने आप को रियलाइन नहीं करते. आपने जो बताया उसमें दो चीज और बाहर निकलती है. वन इज दैट सऊदी अरेबिया को पता है फ्यूचर किस तरफ जा रहा है, उसको क्या कैसे खेलना है इस पूरे एरिया में. बट ईरान का जो क्वेश्चन है, अगर आप देखो, जो पेज़ेश्कियान जो द करंट प्रेसिडेंट, ही इज मोर ऑफ अ मॉडरेट गाय, ठीक है. एंड ईरान में इलेक्शन में जीतना यू कांट डू विदाउट काइंड ऑफ हैविंग द द इस्लामिक काउंसिल का ब्लेसिंग. तो अगर एक मॉडरेट बंदा वहां पर जीतता है जिसने आते साथ बोला मेरे को अमेरिका से बात करनी है, वी आल्सो नो कि इलॉन मस्क जाके मिल के आया उनसे, ईरानियन से. वी आल्सो नो दैट इनकी काफी कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं स्विट्जरलैंड के थ्रू एंड सम कॉन्वर्सेशंस डायरेक्टली इवन इन न्यूयॉर्क. Certain conversations are happening with the Iranians. What do you think will come out of it? And
आप एक चीज देखो, ट्रम्प वांट टू गेट इनटू अ मिलिट्री सॉर्ट ऑफ अ इशू विद ईरान, जो इजराइल के द हार्डलाइनर्स इन इजराइल आर काइंड ऑफ लुकिंग फॉर दैट। तो क्या ये कुछ कर पाएंगे? Two things. One is, this Iran moderate leader, president, whoever trying to meet Elon Musk and all, ये एक हो सकता है कि, and this is something which we had discussed. I had come to your show and I had discussed some time back, is that Iran may the next in line is regime change. Iran may the next in line is something is going to happen, and probably United States, yeah, US intelligence, yeah, Israel, yeah, whatever powers in the West are going to try and topple the Shah regime and topple the Ayatollah regime and try to bring in a moderate Iran. So I don't know why this sudden Iranian interest in Elon Musk, or why Elon Musk's sudden interest in Iran. Probably there's something out there along the same lines, which either the leadership of Iran is trying to contain, is probably why they're meeting. As far as Donald Trump not listening to Israel hardliners, yes, I believe that it is in Donald Trump's best interest right now to stabilize Middle East, because ईरान हर दूसरा दिन न्यूज बाइट्स निकाल रहा है कि मेरा न्यूक्लियर वेपन रेडी हो गया, मेरा न्यूक्लियर वेपन रेडी हो गया। किसी को ये पता नहीं है रेडी हो गया कि नहीं, बट दैट्स अ ब्लफ। आर यू गोइंग टू कॉल दैट ब्लफ? I don't think very many countries in this world is willing to call that bluff out, कि अगर उसने उसका सचमुच में रेडी हो गया और उसमें सचमुच कहीं पे भी चार्ज कर दिया आउट ऑफ डेस्परेशन, बिकॉज ईरान इज डेस्परेट नाउ, ओके, you wouldn't want to stick around and find that out. So yeah, it is in my understanding that Donald Trump would want Middle East to quickly stabilize, and that would mean Israel going piping it down and going it a little slow, at least as far as Iran is concerned. और हो सकता है इज गॉट अनदर प्लान कि you slow down, Israel, you slow down, you pipe down, you focus on your Lebanon and your South Syria and whatever projects you have in mind. Let me handle Iran, and if handling Iran can come through a regime change, then I believe he would want to play it close to his chest and not disclose the details to everyone else. But I still believe, Adi, कि having said that, कि मिडिल ईस्ट को स्टेबलाइज करना डोनाल्ड ट्रंप के लिए अच्छा है, given that he has opened too many fronts and there are too many things that he has to play around with now. Europe is like kind of again heating up. लेकिन मेरे को फिर भी लगता है कि वो ईरान में रजीम चेंज का एक तो कुछ कोशिश करेगा ही करेगा. I mean, this is my guess. I don't know. I could be wrong. Iran will, I mean, they will want to teach Iran a lesson कि भाई ये सब दोबारा मत करियो, you don't do all this stuff because we will not spare you. उसमें तो I have no doubt, and whatever they will find in their power, they will try and figure out how to kind of send that message across. मेरे हिसाब से वो तो करेगा. And the only way to do it, Adi, is how the only way to do is the way what America knows, what America wants, what America has been doing so successfully for so long. कि यार लीडर ही चेंज कर दो, खत्म करो ये सब कहानी. They might do that. So yeah. बट यार तुमने लीडरशिप चेंज करने का पूरा apparatus तो तोड़ दिया, भैंस क्या क्या चेंज करोगे? यस, ये भी सही है. ठीक ये है. भी सही है, बट एक बात ये भी है, आदि, कि ये जो यूएस एड जो खत्म किया, यूएस एड खत्म करने का एक चीज है मेरे दिमाग में, विच इज माय पर्सनल ओपिनियन, अगेन गोइंग बाय द वे डोनाल्ड ट्रम्प बिहेव. वो शुरू यहाँ पे करता है लेकिन एक स्कोप छोड़ के रखता है. यूक्रेन को एड सब खत्म कर देंगे, लेकिन यूक्रेन से बात कर सकते हैं अगर वो मुझे रेयर अर्थ मिनरल्स देते हैं. कनाडा के ऊपर 25%, 50%, पता नहीं कितना परसेंट टैरिफ बिठाएंगे, लेकिन ट्रूडो मेरे साथ आके बात करे तो वो उसका प्रेस सेक्रेटरी भी वही बोला था कि टेबल्स आर देयर, ट्रूडो नीड्स इज टू कम एंड सिट एंड चैट अप विद डोनाल्ड ट्रम्प, फिर कुछ ना कुछ. तो ही इज ऑलवेज उसका हाथी का दांत जो होता है वो एक दिखाता है, लेकिन वो एक ऑप्शन खुला रखता है. तो दैट इज ट्रू. मेरा ये सवाल है, एंड टॉपिंग आई विल पुट आइसिंग ऑन योर केक, कि साहब यूएस एड तो हट जाएगा, who's next? What kind of structure will come out next? अपना बनाएगा. यूएस एड हटा के या यूएस एड में ही कुछ करेंगे, वेयर ही हैज अ डायरेक्ट कंट्रोल, और मस्क एंड हुएवर डोज हैज अ डायरेक्ट कंट्रोल. वो अच्छा, एक तो है कि यूएस एड वाज सो फार एक्टिंग एज काइंड ऑफ अ ऑफिशियल फनल फॉर यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट का मनी, टैक्स पेयर का मनी.
लेकिन साथ-साथ में जो बैलेंस जो कॉर्पोरेट मनी है, ये जॉर्ज सोरोस वगैरह-वगैरह जो प्राइवेट फंड है, जहाँ से इधर-उधर से पैसा जाता है, इसको लेके डोनाल्ड ट्रम्प क्या करेंगे, कितना हद तक सक्सेसफुल होंगे, दैट्स समथिंग व्हिच रिमेन्स टू बी सीन। एंड इफ he, by some miracle, by some magic, if he finds, he or Elon Musk, if they find some kind of a mechanism to control private money, then it's game set and match for both of them. यार, गवर्नमेंट मनी पे भी तुमने डोज के थ्रू कंट्रोल कर दिया, उसके भी उसके ऊपर भी तुमने अपना कंट्रोल लेके आ गया, फिर तो तुम जो बोलोगे वही होगा, which is a scary situation. But अभी हम लोग हंस रहे हैं, but this is a scary situation. That is true. I mean, but the only bright light I see here is that these guys are logical. They're not stupid like the previous ones and ideological. You know, they are Yeah. logic based. And a lot of people are scared of Elon Musk. I always tell them, ki, haan, I'm also, I don't like interference and stuff like that. But look at his interference, is very methodical. There's a method to it, the madness which is happening. अगर Elon Musk जर्मनी में इंटरफेयर कर रहा है, अगर Elon Musk यूके में कर रहा है, क्यों कर रहा है उसका भी रीजन है. जर्मनी वेंट आफ्टर Elon Musk like no bloody business. ठीक है, तो वो उसका रिवेंज है. एंड यूके, आई मीन लिटरली ट्राई टू डिफीट डोनाल्ड ट्रम्प. यार, उसके लेबर पार्टी के बंदे वहां पर आके कैनवसिंग कर रहे थे. तो इतना तो बनता है ना कि यार रिटेलिएशन तो आएगा. आई मीन कम ऑन, तुम ये करोगे तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा. Obviously, and that's how it there's a works. method to that madness. There's a method to that madness. नो, कमिंग बैक टू द रीजन, यहाँ पर आपका जो मिडल ईस्ट का रीजन है, एक और जो बीच में 2-3 क्वेश्चंस हैं अबाउट कुर्दिस्तान, ठीक है, एंड द फ्यूचर ऑफ सीरिया. नाउ सीरिया में इस टाइम पे जो बंदा बैठा है, द प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन, एनालिना बेरबॉक, ये वो सब उसको मिलके गए, बट ये वाली एडमिनिस्ट्रेशन मुझे दिखता नहीं है कि दे वांट टू डील विद हिम, बिकॉज तुलसी गाबर्ड के स्टेटमेंट भी बड़े स्ट्रांग है उसके अगेंस्ट में, माइक वॉल्ट्ज के स्टेटमेंट्स बड़े स्ट्रांग है उसके अगेंस्ट में. ट्रम्प हैज सेड what Turkey has done is absolutely terrible. Now, how do you think he will deal with this question of Syria? सीरिया तो अभी टर्की का पप्पू है ना. सीरिया इज नाउ कंप्लीट, दिस गवर्नमेंट इन सीरिया इज टर्कीज प्रॉक्सी, एंड दैट इज व्हाई when this thing happened about a couple of months back or a couple of weeks back, when this Syria this Julani walked in and Syria sort of crumbled, तो मैंने बोला था कि ये रीजन में biggest winners would be Turkey and Israel. Given the way उसके बाद से ये लोग ये जो जुलानी है, जुलानी का जो फीडबैक जा रहा है, which only goes to show that probably this is the West's signal to Turkey कि भाई तू आहिस्ता चल. I mean, don't have too kind of a steep ambition as far as Syria, as far as controlling Middle East is concerned, because Middle East का कंट्रोल तो इजराइल के ऊपर ही जाएगा, इजराइल के पास ही जाएगा, इजराइल के ऊपर नहीं, इजराइल के पास जाएगा. See, I'll give you a little bit of a background if I can. When Syria dismantled, when Assad भाग गया, when Assad fled, उसके बाद ये सीरिया हो गया अपना टर्की और इजराइल का प्लेग्राउंड. जो जुलानी है, HTS है, दैट इज अ टर्की बैकटॉप टेररिस्ट आउटफिट, पॉलिटिकल पार्टी, कुछ भी बोलो. इजराइल ने साउथ सीरिया के ऊपर अपना वो बना लिया. इनफैक्ट आई थिंक दे वेंट अप टू जस्ट अबाउट 20 किलोमीटर्स ऑफ बगदाद, ऑफ दमास्कस, वो बंद कर दिया अपना जाना. सो इट इज वेरी क्लियर कि इजराइल वांट्स टू क्रिएट अ काइंड ऑफ अ जोन ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर साउथ सीरिया. So that leaves us with East Syria, Northeast Syria, which is basically what Kurdish zone, and that leaves us with the West and Northwest Syria, which is basically under Turkey influence. इसमें जहां तक टर्की का सवाल है, टर्की, it is an open secret that Turkey wants to influence Middle East. Turkey wants to have its, because this Erdogan chap is a kind of a new Ottoman man in his outlook and everything. So he would want to establish a little bit of an influence in Middle East. Syria is the best place to start with. He knows he controls Euphrates and Tigris and all the water sources. So he already has a fair amount of control over Middle East. He wants a physical control over Middle East, and he wanted to do it through Syria. At the one end, at the other end, what he wants to do is he wants to control the Caucasus and thus get an entry into Central Asia, because उसको वो तुर्किस्तान वाला चक्कर चाहिए. तो मेरे को ना क्या लगता है, हाँ,
तो मुझे ना लगता है कि अभी का जो सिचुएशन है, डोनाल्ड ट्रंप एंड तुलसी गबार्ड एंड ऑल ऑफ दिस पीपल, दे आर okay with Turkey trying to access or trying to recreate तुर्किस्तान, ओल्ड तुर्किस्तान थ्रू कॉकेशस, कि भाई तू सेंट्रल एशिया जा, तू वहां पे जाके अपना इन्फ्लुएंस बना, तू वहां पे जाके जो भी करना है तेरे को, रेडिकल मूवमेंट, एनजीओ, टेररिज्म जो भी करना है कर, तू मिडल ईस्ट पे ध्यान मत दे, मिडल ईस्ट से अपना फोकस हटा। एंड डीलेजिटिमाइजिंग दिस जुलानी गवर्नमेंट इज द फर्स्ट स्टेप इन दैट डायरेक्शन। द फाइनल आइडिया टू माई माइंड इज, अगर कल किसी भी तरह से इफ आई कैन डीलेजिटिमाइज जुलानी एंड इफ आई कैन पुश दिस बगर बैक, then it'll help me to establish that, you know, that Israeli influence over Syria, which is presently only restricted to the southern part of Syria. A big help in that aspect is going to come from the Kurds, because कुछ ही हफ्ते का पहले का रिपोर्ट है, अंकल ने अपना इराकी बेसिस को खाली करके दे हैव डिसमेंटल्ड इराकी बेसिस एंड दे आर क्रिएटिंग बेसिस इन द कोबानी रीजन। तो कोबानी इज वेरी क्लोज टू टर्की। नाउ कर्ड्स का फ्यूचर क्या होगा मुझे पता नहीं। कर्ड्स हैव ऑलवेज बीन लाइक काइंड ऑफ यूज्ड एज सैंडविच, और वो है भी वैसे यार, आधा टर्की में, आधा ईरान में, कुछ इराक में, कुछ सीरिया में, तो तुम इतना जगह स्प्रेड करके है हो कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट अ कंट्री आउट ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज creating country out of your region would mean carving out 4-5 countries, which is physically impossible। आज तक तो दुनिया में पिछले एटलीस्ट 40-50 साल में तो हुआ नहीं। तो कर्ड्स का फ्यूचर क्या होगा पता नहीं, लेकिन कर्ड्स तो एक वैल्यूएबल अमेरिकन प्रॉक्सी बन जाएंगे कल टर्की को ब्लीड करने के लिए। सो द द अल्टीमेटम कुड बी कि बॉस तुमको मिडिल ईस्ट में, मतलब एटलीस्ट सीरिया में तुमको हम बैठने नहीं देंगे। अगर सीरिया में तुमने ज्यादा उछल कूद किया ये जुलानी के थ्रू, तो वी कैन ब्लीड यू थ्रू कर्ड्स एंड वी कैन मेक लाइफ अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू थ्रू इजराइल। इट इज इन एवरीबॉडीज इंटरेस्ट कि तुम यहां से जाओ, तुम सेंट्रल एशिया में जाके अपना फोकस करो। सेंट्रल एशिया में फोकस करने से क्या होगा, टर्की कैन बी यूज्ड एज अ प्रॉक्सी फॉर वेस्ट टू नीडल रशिया एंड चाइना एज यूजुअल। So this is my understanding as far as Kurds, Turkey and Israel is concerned. वो बात आपका ठीक है। इसके अंदर सी टर्की बिकमिंग स्ट्रॉन्गर इज नॉट इन अमेरिकाज इंटरेस्ट, ये भी तो है ना। Obviously. तो जो उसका ऑयल एंड गैस का हब आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है, उसके काउंटर में तो आईमेक को इनको खड़ा करना पड़ेगा। दे विल हैव टू। They wouldn't want the Russian gas to also come to Turkey, the Middle East gas also to come through Turkey। Turkey तो फिर तो एकदम चैंपियन बन जाएगा, जो हाँ, जहां तो मर्जी पिल्टन जहां करना है। सीरिया से हटाओ फिर उसको ना। हाँ, सो वही एक दिखता है। Now, I spoke about the IMEC. How do you think is going to go forward? Adani already visited Haifa last month, end of December। वो जाके घूम फिर के आया वहां पर, देख दाख के आया। भाई साहब सब ठीक ठाक, अच्छा आ रहा हूं मैं। तो आपको क्या लगता है अभी रेलवे कंस्ट्रक्शन, ये वो जो भी एक 150 किलोमीटर बचा है जॉर्डन का, और बाकी तो हो गया, जीसीसी इज कंप्लीट, दैट 150 किलोमीटर्स इज लेफ्ट व्हिच इज बिटवीन जॉर्डन एंड सऊदी बॉर्डर एंड इजराइल कनेक्शन जो है वहां पर, सॉरी जॉर्डन बॉर्डर विद इजराइल, देयर इज वो है वहां पर, देयर इज दे ऑलरेडी देयर इज अ ब्रिज, दे जस्ट नीड टू सेट दैट रेलवे एंड गो फॉरवर्ड। उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हाउ डू यू थिंक दैट एरिया इज गोइंग टू गो फॉरवर्ड? एंड यहाँ पर भी जयशंकर जी पिछले 2-3 बारी से ही सडनली स्टार्टेड मेंशनिंग IMEC अगेन, and Europeans are coming in for a FTA। तो this whole thing, do you think it's moving forward? What's happening here? Yeah, IMEC is back in the game। ये INSTC खत्म हो गया तो I mean it's good India hedged its bet, because दोनों तरफ में थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट करके रखा था। So if the Iran wala would have taken off, the Iran wala takes off। If the Middle East wala takes off, the Middle East wala takes off। So Middle East wala is taking off it seems, and that is another reason why Saudi Arabia would want to stabilize, why Israel would want to stabilize, at the same time why Israel would want that southern portion of Syria, because southern Syria was Israel's safest border। तो उसको वो सेफ रखना चाहिए because of this corridor and because of similar other corridors that would probably come up, because ये तो आगे जा रहा है मेरे को लगता है। अभी तक जो भी एंड टॉकिंग विथ यू, गेटिंग अपडेट्स फ्रॉम यू, जो भी कुछ डेवलपमेंट सुनने को मिल रहा है, दिस लुक्स लाइक दिस प्रोजेक्ट इज ग्रीनलिट एंड इट इज गोइंग अहेड, द मिडल ईस्टर्न कॉरिडोर।
ये अगर INSTC होता तो क्या होता, वो that would have been interesting, but then again नाउ यहाँ पर सी फॉर इंडिया इट विल बी स्टिल वेरी वेरी वैलिड, लास्ट सेक्शन में आपसे पूछ रहा हूँ, फॉर इंडिया इट विल बी स्टिल वेरी वैलिड टू कीप द आईएनएसटीसी अलाइव। चाबार चाहिए आपको, आईएनएसटीसी चाहिए, क्योंकि उसी कनेक्ट से आप अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया में जाते हो, एंड आपको भी वहां पर अपना वो रखना है, एंड यू वांट टू स्टॉप द बीआरआई एट द एंड ऑफ इट, दैट्स वन ऑफ योर क्वाइट स्ट्रेटेजिक गोल्स। तो हाउ डू यू नेगोशिएट विद अमेरिका विद रिगार्ड्स टू ईरान, बिकॉज वहां पर एक आपका इंटरेस्ट फंसता है, एंड looking at the factor that, in my mind, and I may be horribly wrong, Trump doesn't like dealing with too many people. वो regional power से बात करेगा, and he will want to kind of have some regional power, give some guarantees for Iran. The only regional power, I mean, in Colonel Raina जो हमारे शो में आते हैं काफी, he calls us the गुंडा of the region. चाइना अपने रीजन का गुंडा है, वहाँ रशिया है, अमेरिका है, और हम हैं। तो if we are the गुंडा in the region, then हमारे को वो बोलते हैं ना, प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। How do you see that, us wiggling out Iran and keeping our interests alive in that area? So Afghanistan is critical, and you can tell Trump to that point कि भाई, we lose Afghanistan, boss, going to be problems for not just us, for you and the world. देखो, it's a very critical kind of a stage to be, or critical kind of a shape to be in my opinion, because एक चीज तो है, INST is critical for us because it gives us access to certain regions. Yes. Can we impress upon Trump with the same kind of a logic? I don't know. I'm not saying yes, I'm not saying no, I'm saying I don't know, because ट्रंप को अगर कल को किसी ने ट्रंप के दिमाग में ये कीड़ा घुसा दिया कि यार ये रेजा शाह 2 आने से अच्छा होगा, या इलॉन मस्क के साथ ईरानियन प्रेसिडेंट का जो भी मीटिंग हो रहा है उसके पीछे क्या चल रहा है, हाउ मच आर दे ट्राइंग टू क्लैम्प डाउन ऑन द मुल्ला रजीम ऑफ ईरान, ये किसी को पता नहीं, एटलीस्ट मेरे को तो पता नहीं। ये दोनों चीज, इलॉन मस्क वाला जो एक लाइन पकड़ के चल रहा है, रिजा शाह साइड लाइन में बैठा है, वो जो दूसरा लाइन पकड़ के चल रहा है, ये दोनों चीज में से एक भी अगर हो जाता है तो यू सी अ वेरी मॉडरेट एंड अ वेरी डिफरेंट ईरान इन द फ्यूचर। एंड अ वेरी डिफरेंट एंड अ वेरी मॉडरेट ईरान क्यों? क्योंकि वेस्ट को ऐसा पसंद है। तो वेस्ट को अगर वैसा पसंद है, आई मीन एक सिचुएशन, एक सिनेरियो पकड़ लो आज से 6 महीने या 1 साल के बाद, कि वेस्ट के पसंद वाला ईरानियन लीडरशिप ईरान में आ जाता है, सो देयर इज नो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, देयर इज नो नथिंग, everything moves on as far as the west is expecting it to, as far as united states is expecting to, और ईरान में अपना मनपसंद वाला एक लीडर आ गया, तो ईरान में जो मनपसंद वाला लीडर आ जाएगा, दैट विल लिसन ओनली टू वेस्ट, दैट इज नॉट गोइंग टू प्रॉब्ली लिसन टू इंडिया, और दैट इज नॉट गोइंग टू प्रॉब्ली लिसन टू रशिया एंड चाइना ऑल्सो। चाइना का बात भूल जाओ, INSTC इज गुड फॉर रशिया एज वेल, तो वो रशिया कभी नहीं सुनेंगे। आज के दिन में देर इज दिस ट्रांजिट कॉरिडोर, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर बिटवीन ईरान एंड रशिया थ्रू अजरबैजान, ये सब का क्या होगा? या दैट वाज आल्सो सपोज्ड टू बी अ लिंक, और दैट इज या वन ऑफ द थियोरेटिकल लिंक्स टू INSTC। ये सब का क्या होगा यार? See, at the end of it, sorry to interrupt you, at the end of it, Russia will also not want Iran to be destabilized, क्योंकि उसके ये links हैं। So when Russia also negotiates with Putin, Putin negotiates with Trump, we negotiate with Trump, we will probably say the same thing. And if I know one thing, India and Russia would have already spoken बीच में कि भाई ये एक point है, तेरा भी है, मेरा भी है, let's push it down, so that ये साला बेवकूफी मत करो यहाँ पर। चाइना को कट ऑफ करना है, ठीक है, you and I can figure that out, but don't do this here. क्योंकि सिक्योरिटी गारंटर्स आपको चाहिए होंगे ना यार, विदाउट दैट इट विल नॉट वर्क। तो देयर इज दैट एंगल आल्सो। So as I said, I hope so, and that is the reason why I was saying कि Middle East को ना stabilize करना, at least the western side of Middle East, which is the Israel, Jordan, Saudi Arabia, etc. side, क्योंकि उसको वो IMEC वाला चीज पहले stabilize करना है। उसको स्टेबल करने के बाद probably then they'll United States will be willing to sit and think about what to do with Iran. अच्छा, can we go too extreme with Iran? How are my partner's interests getting affected by it? Do I consider India to be a partner enough to put this thought
or to even consider the fact कि यार तेरा INSCTC का खराब हो रहा है. अगर INSCTC का, if I am Trump and if I am willing to sit and listen to India's INSCTC project getting damaged or getting hampered because of me wanting to do a regime change in Iran, फिर I would think कि INSCTC रह के तुम्हारा फायदा क्या? अच्छा, तुम रशिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हो. Do I at that point in time have a workable relationship with Putin? Have I as Donald Trump by that time then managed to prevail on Putin, bring him to the negotiation table and sign some kind of a deal as far as Ukraine is concerned? ये भी आ जाएगा. This is also going to, because that's linked in that angle. So ये भी आ जाएगा वहां पे consideration में. So it is at this point in time now, yes, while I am willing to understand and I am absolutely this thing with you, on the same page with you as far as India's interest in INSCTC is concerned, कि ये parallel रखना, इसको मतलब इसको alive रखना बहुत जरूरी है, and probably India is trying to do that. ये कितना हद तक वो सुनेंगे और कितना हद तक it is going to fall on deaf ears is something which remains to be seen. You're absolutely right. Last question. India would also want, I mean, I'm not looking at Bangladesh and all that. That doesn't come in the West Asia region. But West Asia region के अंदर इंडिया को एक और चीज चाहिए होगी, which is basically a security architecture. ठीक है, and which will also be something that Trump would want. And आपको अगर याद होगा, I2U2 फॉर्म हुआ था ट्रम्प के अंडर पे, राइट? Which was basically I2U2 की मीटिंग्स के अंदर फिर ये निकला IMEC करते हैं, and then IMEC came into fruition and this and that. So I2U2 is extremely critical. Now, do you see I2U2 kind of coming up? थोड़ा सा कुछ उस जगह में कुछ होना दिखता है आपको? And do you see any additional members coming into the platform? देखो, ट्रम्प तो अपना पुराना प्रोजेक्ट को रिवाइव करने का सोचेगा ही सोचेगा. इसमें देयर इज नो टू थॉट्स अबाउट इट, एंड इट्स गुड दैट यू मेंशन दिस. मैं तो भूल ही गया था I2U2 को लेके. सो I2U2, yeah, going by what Trump, and if we've known him a little bit in the last 4 years, 2016 to 2020, वो कोशिश करेगा, जैसे कि is going to try and go back to that Abraham Accord, maybe name it something else, but he is going to try and stabilize Middle East, because he wants to be that global statesman, that that tag that forever eludes him. लोग उसको गाली देते हैं, but this man is good for international politics as far as stabilizing regions are concerned. He would want that, और उसमें I2U2 आ जाएगा. Addition कौन होगा? I don't know. इसमें था कौन? यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजराइल और इंडिया ना? Yeah. So to my mind, I mean, I would, if I was Trump, like you also eulogized it like that. I said, yeah, if I was Trump, I'd get Saudi into the game. सऊदी, वही मैं सोच रहा था कि सऊदी इज द नेचुरल ऑब्वियस, एंड स्पेशली बिकॉज मुझे $600 बिलियन दे रहा है भाई, तो उसको भी. एंड फॉर ऑल दिस माइट बी सऊदी अरेबियाज वे ऑफ बाइंग इटसेल्फ into this kind of a regional alliance. ये भी हो सकता है. Never freaking no, because Saudi needs security. Saudi needs security. Doesn't like his own security. है नहीं यार, क्या करें. एंड सऊदी नोज दैट बिना इजराइल का उसका वो फ्रेमवर्क तैयार नहीं होगा उस रीजन में. वो फ्रेमवर्क तैयार नहीं होगा उस रीजन में बिना इजराइल का. And again, it's like practical politics, boss. I mean, it's all good कि I am a part of OPEC and I have got a certain working relationship with Russia and there is certain expectations from Russia. But boss, look into how the region has been over the past 50 years and how the region has been, well, Soviet Union was ठीक है, was very strong at one point in time, 1950s, 1960s. उसके बाद से लेकिन सोवियत यूनियन का influence that way started waning, and it only sort of remained confined into Egypt and this Syria. तो सऊदी अरब का existence ever since 1940s, 1950s has been completely dependent on West. तो ये एक मतलब वो क्या होता है ना, relationship का एक legacy बन जाता है. The same thing which is there in Bangladesh. You're bloody surrounded across all three sides by a country which is a bigger neighbor, which is a regional power, which is a stronger economy in every sense. You are civilizationally linked to that country. How do you think you suddenly decide to be Turks and Persians and पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो तुम? कैसे हो सकता है यार? I mean, it is your bloody destiny to be influenced by this country for as long as you exist as Bangladesh. So now
सऊदी अरेबिया का भी ऐसा है यार, 50 साल से 60 साल से यू बीन absolutely thick with the West. It is, I mean, even though I hate to say this, and officially मैं ये नहीं नहीं बोलूंगा, because I am a guy who is all about Asian integration, but practically speaking सऊदी अरेबिया का स्टेबलाइजेशन वो वेस्ट के साथ ही होगा यार, क्योंकि एशियन इंटीग्रेशन अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है, पता नहीं कब पहुंच पाएगा, अगले 20-30 साल में, 40 साल में पहुंच पाएगा कि नहीं, जब तक पहुंचेगा तब देखा जाएगा। बट राइट नाउ या सऊदी अरेबिया, इफ दे वांट स्टेबिलिटी, दे हैव टू गेट इनटू an equation where the western powers are concerned, especially Israel and United States. I think you're mute. सऊदी का जो फाइनली स्टेटमेंट आया है अबाउट गाजा एंड ऑल दैट, एंड इट रीड्स there are no normalizations of relations with Israel without the solution of the Palestinian state. This is what they say. So, last comment, what do you say with that? I think they are, हाँ, तो ये भी डोनाल्ड ट्रम्प का ट्रिक दे ले रहे हैं, और क्या, यहाँ से शुरू करो फिर यहाँ आके खत्म होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। सेटलमेंट ऑफ गाजा सेट यहाँ नहीं, साइनाई डेजर्ट में कर दो, यहाँ नहीं कहीं और कर दो, लेकिन कर दो। अपने घर में नहीं, सऊदी अरेबिया में नहीं करो, मत करो, यमन में करना है कर दो, लेकिन एक कर दो, सो कुछ तो भी हो जाएगा यार। इधर मत, इधर and there is Adi, there is another the thing, you've got an audience that you've got to play to also, because Turkey यहाँ से आके इस्लाम का ठेकेदार बन के बैठ रहा है, you are liberalizing, people are anyway giving you all the fundamentalist countries are even anyway, सऊदी अरब का भी गाली दे रहा है कि तुम ऐसे कैसे कर सकता है, you are the bloody keepers of Mecca and all these holy places and all, और तुम इतना liberal कैसे हो रहे हो, ये हो रहा हो, वो रहे हो, ऊपर से this vacuum that is being created, Turkey is now trying to come and fulfill, तो इसको भी you also have to play a little bit to that kind of an audience, so probably yeah, take up the cause of Palestinian, but only pay lip service, ज़्यादा कुछ मत करो। That makes sense. I was trying to, compute. थोड़ा स्मोक निकल रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, फैंटास्टिक यार भाई, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, इट्स लवली टॉकिंग टू यू। मैं बोला था महीने में एक बार ही अपने को करना चाहिए, वी नीड टू फिक्स अ डेट एंड डे वंस अ मंथ, बट यार रात को टाइम निकालो ताकि ऑडियंस के साथ थोड़ा एक लाइव शेयर भी करें, मतलब मजा करे, थर्सडे नाइट बताओ, वंस अ मंथ करेंगे, एक थर्सडे नाइट एक ग्लोबल राउंड अप का वाला जैसा अड्डा, बिकॉज़ आज तो वी कुड डिस्कस यूरोप आल्सो, फिर बाद में कभी करेंगे, बहुत कुछ है। तो मैं बोल रहा हूँ वंस अ मंथ यू पिक अ थर्सडे, एनी थर्सडे और एनी ट्यूसडे, लेट मी नो। चल ठीक है, I'll let you. ओके, चलो नमस्कार, बाय बाय।